हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड एससीपी यानी हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे शिक्षा, महत्वपूर्ण विकास और तक्षशिला। और इसके अंतर्गत हम देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल से लेके आधुनिक काल तक जो है शिक्षा के विकास पर हम प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सब तब होगा जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है और आप ही एक माध्यम है जो शेयर कर सकती हो। जितना हो सके ग्रुप पे लगाइए, जितना हो सके अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे का भी फायदा हो। अगर आप मेरे लिए अच्छे करते हो तो आपके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर समय समय पर वीडियो बनाता रहेगा और आपको लाभान्वित करता रहेगा। आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी पर प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। सेव करने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन एक बात हमेशा रहेगा कि समय समय पर आपको हर एक वीडियो प्राप्त अवश्य हो जाएगा। और यहाँ पर 6वीं कक्षा से लेके एमए तक के वीडियो सारे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। चलिए, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं कि हमारे जो है अध्ययन के अंतर्गत क्या यहाँ पर टॉपिक आया है। आगे अगर हम देखें, शिक्षा केंद्र का उदय एवं विकास। यदि हम आगे बात करें शिक्षा केंद्र का उदय एवं विकास, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पंजाब में शिक्षा के कई प्रमुख केंद्र की स्थापना हुई, जो इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास में सहायक सिद्ध भी हुआ। यानी देखा जाए तो पंजाब में शिक्षा के कई प्रमुख केंद्र की स्थापना हुई और ये सब जो है शिक्षा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस शिक्षा केंद्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय था। देखा जाए तो इस शिक्षा केंद्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह वास्तव में शिक्षा का सबसे उत्तम केंद्र के रूप में जाना जाता है। तक्षशिला जो था एक उत्तम केंद्र था। यहाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों से बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रों से छात्र उच्च शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। देखिए, हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ पर विश्व के कोने कोने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र आया करते थे। और आज हम जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों की तरफ जो है रुख करती हैं। तो कहते हैं समय का काल का एक फेर है। कभी हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र हुआ करता था। आज विदेशों में जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतवासी जो है जाते हैं। यहाँ पर कई विषय जैसे वेद, दर्शन शास्त्र, धनुर्वेद, खगोलीय शास्त्र, ज्योतिष, कृषि, संगीत, व्याकरण, वाणिज्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी तक्षशिला में देखा जाए तो वेद, दर्शन शास्त्र, धनुर्वेद, खगोलीय शास्त्र, ज्योतिष, कृषि, संगीत, व्याकरण, वाणिज्य आदि शिक्षा दी जाती थी। और तक्षशिला के छात्रों में महान व्याकरणाचार्य पाणिनि, कौशल देश के राजा प्रसेनजीत, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महान राजनीतिज्ञ चाणक्य, बौद्ध भिक्षु अश्वशोध, कनिष्क सुंदरा कुंडल बन, श्रीनगर सिंह जैसे चौथे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले वसुमित्र और मौर्य वंश के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे के सारे जो है इसी क्षेत्र में जो है अपना शिक्षा ग्रहण किया। यानी तक्षशिला ही ऐसा जगह था जहाँ पर ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों ने शिक्षा ग्रहण करके जो है समाज को चारों चांद पहुँचा दिया और उन्होंने जो है देश की भलाई में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखा जाए तो तक्षशिला ही ऐसा केंद्र था जहाँ पर छात्रों को ज्ञान को जो है सही मार्गदर्शन दिए जाते थे। सकाल वर्तमान जो सिलाकोट, यानी सकाला जो है जो अभी वर्तमान सिलाकोट के नाम से जाना जाता है, पंजाब का एक अन्य शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला तो शिक्षा केंद्र था ही था, लेकिन सकाला यानी जो सिलाकोट में है वहाँ पर भी शिक्षा एक केंद्र था। सरस्वती और दुष्यवती नदियों के मध्य स्थित यह क्षेत्र शिक्षा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और इस क्षेत्र को
ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मवर्त क्षेत्र अपने उच्च आदर्शों तथा नैतिक मूल्य के लिए अन्य क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्ध भी था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि मनुस्मृति ग्रंथ है जिसमें हम देखें तो उसमें ये बात का अनुसरण किया गया है कि ब्रह्मवर्त क्षेत्र अपने उच्च आदर्श और नैतिक मूल्य के लिए ये क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध थे। और इन शिक्षा केंद्रों के साथ साथ मठों ने भी पंजाब में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी मठों में ने भी पंजाब में शिक्षा का प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखें, ये तो मौर्य काल में था। गुप्त काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। यदि आगे हम बात करें गुप्त काल में शिक्षा का विकास, तो कहते हैं गुप्त काल में भी शिक्षा का जो है प्रसार देखने को मिला। कहते हैं गुप्त वंश के शासकों ने शिक्षा, साहित्य एवं कला को राजशाही संरक्षण प्रदान कर दिया। ये महत्वपूर्ण बात थी कि गुप्त काल में जो है शिक्षा और साहित्य कला को राजशाही संरक्षण प्रदान किया गया। और इसका ये परिणाम निकला कि गुप्त काल में इन क्षेत्रों में आशातीत जो है प्रगति हुई। आशातीत का मतलब होता है जिसकी हम आशा नहीं कर सकते थे। गुप्त काल के साहित्य से इन युगों में लोगों की उच्च शिक्षा होने का हमें पता चलता है। यानी देखा जाए तो इस युग में जो है काफ़ी शिक्षा का विकास हुआ और इसका प्रमाण भी हमें मिलता है। और इस युग के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में देखा जाए तो तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, बनारस, उज्जैन आदि कई क्षेत्र थे जहाँ पर उच्च जो है ज्ञान शिक्षा दी जाती थी। और कहते हैं इन केंद्रों में भारत और विदेश से छात्र अध्ययन का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया करते थे और वैदिक साहित्य, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। स्त्रियों को चित्रकारी, संगीत और नृत्य की शिक्षा भी दी जाती थी। तो देखा जाए तो इस समय स्त्रियों को जो है जो उच्च घराने की होती थी उनको भी शिक्षा देने का प्रावधान होता था। और देखा जाए तो चीनी यात्री फरहान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था ने भी जो है लिखा है कि पुरुषपुर यानी पेशावर और नगरहारा यानी जलालाबाद में कई मठ जो थे ज्ञान के केंद्र के रूप में उसने देखा था। कहते हैं गुप्त वंश के शासकों एवं समाज के धनी वर्गों द्वारा शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। यानी गुप्त वंश के शासकों ने शिक्षा को और अधिक प्रसार के लिए काफ़ी धन खर्च किए। तो देखा जाए तो गुप्त काल में शिक्षा का विकास काफ़ी हुआ और कई महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे जिसमें तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, बनारस, उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण थे। और इन क्षेत्रों में जो है वैदिक साहित्य, धार्मिक, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र को जो है ज्ञान दी जाती थी। आगे हमारे समक्ष है वर्धन काल में शिक्षा का विकास। चलिए देखते हैं वर्धन काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार की थी। अगर हम बात यहाँ करें वर्धन काल में शिक्षा का विकास तो महत्वपूर्ण बात है। वर्धन काल में भी शिक्षा का विकास हमें नजर आता है। कहते हैं हुन सांग द्वारा लिखे गए विवरणों में हर्षवर्धन के राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष प्रकाश डाला गया है। यानी हंस सांग द्वारा लिखे गए विवरणों में हर्षवर्धन के जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था थी उसमें काफ़ी प्रकाश डाला गया है। वर्धन काल के दौरान शिक्षा प्रणाली गुप्त काल जैसी ही थी। यानी जैसे गुप्त काल में हमें देखने को मिला वैसे ही शिक्षा जो है वर्धन काल में भी नज़र आती है। लेकिन देखा जाए तो हिंदू मंदिरों एवं मठों में शिक्षा का प्रबंधन होता था। मंदिरों और बौद्ध मठों में जो है शिक्षा का प्रबंधन किया गया था जहाँ पर जो है छात्रों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। हुन सांग ने कई मठ जैसे पुरुषपुर यानी पेशावर, पुष्पावती उद्यान जो ऊपरी स्वात घाटी का शिक्षा के प्रमुख केंद्र का वर्णन किया है। यानी देखा जाए तो इस समय यही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। और इसके अलावा चीनी मुक्त, जालंधर, पर्वत, कुल्लू भी शिक्षा एवं अध्ययन के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। हुन सांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन इन्हीं विभिन्न केंद्रों में रहकर प्राप्त किया था। यानी बौद्ध धर्म के जो देखा जाए तो हुन सांग जो है अध्ययन किया था इन्हीं केंद्रों में रहकर बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया था। देखा जाए तो इसी युग में नालंदा, वाराणसी, गया और उज्जैन जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का जो है उद्भव होते देखा गया। और इन सभी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए काफ़ी सहायता भी दी गई। तो वर्धन काल में शिक्षा का विकास का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हमें चरण देखने को मिलता है। परंतु
वर्धन वंश की समाप्ति के पश्चात देश के शिक्षा प्रणाली में नाटकीय ढंग से परिवर्तन आया। जब देखा जाए तो वर्धन का शासन खत्म हो गया था, तो उसके पश्चात जो है शिक्षा प्रणाली में बहुत ही गिरावट देखने को मिला और कई कारणवश जैसे राजनीतिक अनिश्चितता, अस्थिरता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन से शिक्षा प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित हुई और उनके स्तर में जो है काफ़ी गिरावट आया। यानी देखा जाए तो वर्धन काल में जो है शिक्षा का जो है स्तर बहुत ही गिर गया था, लेकिन जो है वर्धन वंश के अंत के कारण। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष आएगा राजपूत काल में शिक्षा का विकास, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आगे का टॉपिक रहेगा। आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। इस बात से आपको अनजान नहीं बनना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और शेयर करने के लिए आपको इतना तकलीफ नहीं उठाने हैं, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने हैं, कोई भी जहाँ पर आप इसके जो है लिंक को कॉपी करके लगा सकते हो, जहाँ से दूसरे बच्चों को प्राप्त हो सकता है, वो कार्य करना है। जिस प्रकार मैं आपके लिए तरह तरह के कार्य करता रहता हूँ, तरह तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आपको भी तो इतना कार्य अवश्य है कि तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी प्रयत्नशील होना होगा। क्योंकि कहते हैं जब तक गुरु और शिष्य मिल के जो है कुछ अच्छे कार्य नहीं करेंगे, न तो देश की भलाई होगी, न खुद की भलाई होगी। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आपको सब्सक्राइब कर लेने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन एक बात अवश्य रहेगा कि समय समय पर आपको अलग अलग वीडियो जो है मिलता ही रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर 6वीं कक्षा से ले के MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट पे। तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।